बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं जब भी यूनिवर्सिटी से घर आती अम्मा मुझे गरम गरम कॉफ़ी बना कर देती और आज ये देखकर हैरान हुई थी कि घर में अम्मा कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। अचानक मुझे छत से छीं की आवाज़ आई। मैं भागती हुई छत पर गई। मौसम तूफ़ान वाला हो रहा था, छत पर भी अंधेरा सा छाया हुआ था। तभी मेरी नज़र अम्मा पर पड़ी कि वो बेहोशी ज़मीन पर गिरी हुई थी और साथ भाई खड़ा था जिसकी आंखों में वहशत साफ नज़र आ रही थी। देखा भाई बहुत गुस्से में था। मुझे देखा और बोला, अपनी माँ को संभालो। मुझे तो इस औरत को माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं हैरान होगी, ऐसा क्या हो गया। मुझे बहुत परेशानी हुई, आंखों से आंसू आने लगे। तब मेरी माँ का सर उठाया तो ये देखती हूँ कि इनके सर से खून आ रहा है। मेरे मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, इनको सारी सूरत हाल से आगाह किया। ये लोग आए और माँ को सभी अच्छी तरह जानते पहचानते थे क्योंकि अब्बा की वफ़ात के 10 साल पहले ही तो इसी वजह से लोग अम्मा को बेवा समझकर भी बहुत इज्जत और मान देते थे। आज अम्मा यूँ बेहोश हुई तो मोहल्ले के सब लोग परेशान हो गए। उन्होंने अम्मा के लिए एम्बुलेंस मंगवाई और फिर मैं एम्बुलेंस में बैठकर अपनी माँ को अस्पताल ले गई। रास्ते में अम्मा की आंखें खोली, वो बात करना चाह रही थी पर इनसे बात हो नहीं रही थी और 10 मिनट बाद अस्पताल आ गया। अस्पताल के बाद बेड पर लेटे अम्मा ने मुझसे मरते दम एक ही बात की थी, बेटी अपने भाई हसन से शादी कर लेना। मैं ये बात सुनकर एकदम हैरान हो गई। ऐसा क्या लगा, शायद मेरी माँ ने ये बात बेहोशी बेगानगी होने के बाद की, क्योंकि मरते हुए इंसान की बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। बाज़ औक़ात अपने होश में नहीं होता। ये नहीं जानती थी कि अम्मा ने ऐसा क्यों कहा और ये भी नहीं मालूम था कि अम्मा ने तो एक वसीयत भी लिख रखी जिसने मेरे और हसन की शादी का कहा। हसन मैं और एक ही घर में भले पड़े थे। मैंने तो देखा कि मुझसे बहुत प्यार से पेश आता और कहता, तो मेरी प्यारी बहन हो। अम्मा अब्बा ने हमेशा हमें बहुत लाड प्यार दिया था, बल्कि अब्बा तो हसन की सारा आंखों पर बैठा कर रखते थे। इस बात की वजह से हसन बहुत ज़्यादा लाडला भी हो गया था। और आज वो क्या हुआ, अम्मा को हसन ने क्यों गिराया और ऐसी बात क्या हुई। मुझे हसन से शादी का कह रही हैं। मेरा वजूद कांप रहा था। मैं समझ नहीं पा रही कि जो हुआ आखिर इसके पीछे बचा क्या है। इसके पीछे कोई ना कहानी है जो मुझको मालूम नहीं। अम्मा किसी सराहने बैठे बैठे हज़ारों सवाल मेरे जहन में आते और इनके जवाब मुझे ना मिलते। यहाँ तक कि शाम से रात होगी, अम्मा का अस्पताल में इंतकाल हो गया। इनकी रूह जब इनके जिस्म से निकली तो मुझे लगा मैं पूरी दुनिया में अकेली हो गई हूँ। अब सिर्फ एक भाई का सहारा रह गया है। अम्मा का जिस्म ठंडा होने लगा। बाद में अस्पताल वालों ने हमें डिस्चार्ज कर दिया। मैं अम्मा का जनाजा लेकर घर पहुँची। मेरा भाई घर नहीं था, शायद इसलिए सब लोगों को मालूम हो चुका था कि हसन ने ही अपनी माँ को मारा है। इसने माँ को धक्का दिया। हसन भी घर से गायब था। इसने किसी किस्म की वसीयत नहीं दी थी। मैं अपने घर आ गई। अम्मा की तदीफ के बाद मुझे कुछ होश आया। अम्मा दुनिया से जा चुकी है। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। हसन अम्मा की वफ़ात के 4 दिन बाद घर आया था। हसन को कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि कोई ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हसन अपनी माँ की जान ले सकता है। और फिर एक अच्छा वाक़या हुआ जिसने इस सारी कहानी को मेरे सामने खोल कर रख दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे हसन से ही शादी करना पड़ेगी। अम्मा के 40वें के बाद इतवार का दिन था। अच्छा, मेरी पुप्पो घर में दाखिल हुई, मेरी तरफ देखकर बोली, बेटी तुम अपनी माँ के बगैर अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी। मैंने कहा, पुप्पो इसमें ज़िंदगी गुजारने वाली कौन सी बात है। मैंने पहले भी ज़िंदगी गुजारी है, अभी भी गुजार लूँगी। आप साफ साफ बताएं आप क्या कहना चाहती हैं। पुप्पो मुस्कुरा कर बोली, देखो बेटी, जब माँ बाप दुनिया में चले जाएं, बाप भी ना रहे तो फिर बच्चों की शादी हो जानी चाहिए। मैंने कहा, पुप्पो आप कैसी बातें कर रही हैं। अम्मा को फौत हुए दिन ही कितने हुए हैं कि मैं अपनी शादी की बात छेड़ दूं। बोली, शादी की बात तो तुम नहीं करोगी पर हम तो करेंगे। हसन से तुम्हारा निकाह करवाना है। मैं कानों को हाथ लगा कर बोली, पुप्पो आपको ऐसी बातें कर रही हैं। हसन मेरा भाई है। तू कहती थी कि हसन के लिए बहुत प्यारी लड़की ढूंढूंगी। मेरे हसन को सुनकर पुप्पो बोली, तुम्हारी शादी हसन से ही होगी क्योंकि तुम्हारी माँ वसीयत कर गई है। मैं बोली, पुप्पो आपको कैसे पता कि मेरी माँ वसीयत कर गई है। तो ये उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में जाते हुए कहा था। पुप्पो इस बात पर बोली, देखो
तुम्हारी माँ ने भी ऐसे ही कहा था, फिर तुम इस बात से इनकार कैसे कर सकती हो। पुप्पो की बात सुनकर परेशान होगी, मगर पुप्पो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ये आप खुदा के लिए मुझे इतने बड़े गुनाह पर कैसे कर सकती हैं। भाई से निकाह और शादी कैसे मुमकिन है। एक बाप की औलाद, एक माँ की औलाद पर आप ये बातें करके क्यों मेरा दिल जला रही हैं, क्यों मुझे आजमाइश में डाल रही हैं। मैं गुस्सा करूं। मेरी बात सुनकर चुप हो गई। हसन से तुम्हारा निकाह जायज़ है बेटी, अगर तुम यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं, मैं ये सारी बातें तुम्हारे सामने खोल कर रखूँगी, वरना अफसोस तो तुमको भी होगा। चलो मैं भी अभी चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। मैंने तुम्हारी शादी के इंतज़ामात करने हैं और अम्मा जी बाहर खड़ी हैं, वो मुझसे कहें और भी चाहने कह रही हैं कि बस मैं तुम्हें बताने आई थी कि तुम तैयार रहना, बाकी बात बाद में तफसीलन करूँगी। पुप्पो जी कहकर चली गई। मेरे दिमाग में जैसे हथौड़े से बजने लगे थे। थोड़ी देर के बाद घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने हसन खड़ा था। हसन की आंखों में वहशत देखकर मैं भी डर गई, पर मेरे एक ही लम्हे में इससे सवाल किया, हसन मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें माँ की वसीयत के बारे में पता है। हाँ बानो, मुझे अच्छी तरह पता है। वो पागल औरत क्या वसीयत करेगी, इसीलिए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम जानती हो कि हसन सामने सोफा पर बैठते हुए बोला, हमारी माँ एक बदकिरदार औरत है। हसन के मुंह से माँ के लिए जहर उगलने लगा। ये तुम कैसे कह सकते हो हसन, ऐसी बात माँ के बारे में तो ना करो। जब से अब्बा की वफ़ात हुई है अम्मा ने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। हालांकि वो शादी भी कर सकती थी, वो तो हल्की रंग के कपड़े पहनती थी, और क्या करती वो बेचारी। और क्या तुमने ही माँ को धक्का दिया, ये बात सच है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। मुझे इस वक्त लगा था ये कोई इत्तेफाक हुआ है। भला तुम अम्मा की जान कैसे ले सकते हो। मेरी बात सुनकर हसन मुझे अजीब सी नज़रों से देखकर बोला, अम्मा को जो हुआ वो सही हुआ, वो इन सब की हकदार थी, इसके लिए ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी होगी। हसन पर चीख पड़ी, तुम क्या कह रहे हो। चीख पड़ी कि तुम क्या कर रहे हो हसन, क्या तुम अपनी माँ की जान ले सकते हो। फिर तो मुझे भी तुमसे खतरा है। तुम पागल तो नहीं होगी। मेरी बात सुनकर हसन अपनी आंखें झुकाकर बोला, ऐसे बात नहीं बानो, ना ही मैं पागल हूँ और ना ही मैं दीवाना हूँ, बल्कि एक हफ्ते से देख रहा हूँ कि मेरी माँ रोजाना तैयार होकर छत पर जाती थी। मैं सोचता था कि अम्मा छत पर क्यों जाती है। मैंने जब भी इनको देखा वो छत पर कुछ बात कर रही होती थी। मैं समझ नहीं पाता था आखिर अम्मा किससे बातें कर रही है। एक दिन रात का वक्त था, याद है मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे इम्तिहान की तैयारी करनी है, सो मैं रात को देर तक जागूंगा, तो मेरे लिए चाय बना दो। मुझे याद है। मैंने अपने जहन में जोर डालते हुए कहा, इस रात मैं ऊपर छत पर गया था, मुझे गर्मी लग रही थी, वो घुटन महसूस हो रही थी। इस रात जागती हो क्या हुआ, इस रात जानती हो क्या हुआ। मैं परेशानी से पूछा। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर गया तो अम्मा किसी से बात कर रही थी। आज वो मोबाइल पर नहीं बल्कि किसी से आमने सामने बात कर रही थी। ये देखकर मेरे तो तन बदन में आग लगी। मेरे फौरी से जाकर अम्मा को दबोच लिया। अम्मा आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं, आप ये साथ क्या है। मेरी बात सुनकर अम्मा मुझे थप्पड़ मार दिया और बोली, तुम इन बातों में दखल मत दो, मैं तुम्हें जीना जितना कहा है इतना ही करो, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े रहती हो। बेटा मेरी अपनी ज़िंदगी है। अम्मी एक आग का थप्पड़ खाकर मुझे बहुत बुरा लगा, गुस्सा भी आया। मैंने सोचा कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर अगले दिन मैं सोचने लगा कि अम्मा ऐसी हरकतें कर रही हैं, हम किरदार हो जाएंगे। शाम का वक्त था जब अम्मा दोबारा से ऊपर छत पर चली गई। मैं अपने कमरे में बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। यार हम सब लोग कुछ मज़े का खाना पकाकर खाएंगे, और ये भी हो सकता था हमारे घर में ऐसा ही होता। हसन मुझसे तस्दीक करता हुआ चल रहा था। अब बताओ क्या बात है, तुमने अम्मा को धक्का क्यों दिया। मेरी बात पर हसन रोते हुए बोला, मैंने धक्का जानबूझकर नहीं दिया। जब अम्मा छत पर गई इनके पीछे गया। अम्मा किसी आदमी से अजीब से बात कर रही थी। अब तो वो मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, कोई रुकावट भी नहीं। मुझे ज़माने ने बहुत कुछ सिखा दिया, और वैसे भी तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। मैं अम्मा की बातें सुनकर ऊपर गया। अम्मा ने जब मुझे देखा पीछे मुड़कर मुझे घूरने लगी और बोली, नीचे चले जाओ, क्यों हर वक्त मेरा पीछा करते रहते हो। अब आप किसी से शादी की बात कर रही थी, मुझे दिखाएं फ़ोन, वो कौन सी खबीस है जिसे आप शादी करके हमारे बाप की इज़्ज़त को नीलाम करना चाहती हैं। मेरी बात पर अम्मा ने मोबाइल मुझसे छीनना चाहा। इसे छीना छानी में अम्मा को धक्का लगा और नीचे जाकर गिरी। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, पर अम्मा के साथ जो हुआ वो वाकई के नतीजे में
ऐसे ही हुआ तो शायद ये अल्लाह का बदला था तुम्हारे तरफ से। मैंने कहा हसन, अल्लाह इतनी मामूली बात का बदला नहीं लेता। तुम्हें मैंने पूछ तो लेना चाहिए था कि वो कौन है। तुम अम्मा से फ़ोन क्यों छीन रहे थे? और देखो अल्लाह ने अम्मा का कैसा पर्दा रखा, फ़ोन भी अम्मा के साथ ही टूट गया। तुम भी इनमें से कुछ मालूम नहीं कर सके। हसन मेरी बात सुनकर पछताने लगा। बोलो, तुम ठीक कहती हो, मुझे अभी तक नहीं मालूम हुआ कि अम्मा जान किससे बात कर रही थी, और मैं इसी कश्मकश में हूँ। तुम्हें भी कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। फिर मैंने हसन से कहा कि अम्मा ने ये वसीयत की है कि जो बहुत अजीब है। हसन बोला कि मैंने भी ये देखी है, लेकिन वो तुम फिक्र नहीं करो। ज़ाहिर है ऐसी जाहिलाना बातें कोई पागल इंसान ही कर सकता है। क्या पता अम्मा और क्या खुद ही से बातें करती रही हो। ये कहकर हसन रोने लगा। बोला, मैंने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। मैंने हसन से, तुम फिक्र नहीं करो, तुमने जो भी किया वक्त तक गुजर चुका है। अम्मा इस दुनिया से चली गई, जो किस्मत में लिखा था वो हो गया। अब हम गम बनाकर क्या करें? अच्छी से लड़की देखकर इसे शादी कर लो, फिर हमारे घर में हो जाएगा। इससे शादी कर लो, हमारे घर में रौनक हो जाएगी। मम्मा के काम को बोलना शुरू कर दोगे। मैं हसन से ये बातें कर ही रही थी कि मेरी फुफ्फो दोबारा घर में दाखिल हुई और बोली, अरे तुम लोग ऐसे बैठे हो इधर, खानदान में तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही हैं। मैं चीख कर खड़ी हो गई। फुफ्फो बस भी कर दें, अब अभी अपनी बेहुदा बातें। माँ ने अगर पागलपन में एक बात कह दी तो क्या मतलब है कि बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते को पामाल करेंगे? ये बात कहकर ऐसी प्यारी कर रहे हैं। मेरी फुफ्फो बोली, तुम दोनों चलो, मैं तुम लोगों को मौलवी के पास लेकर चलती हूँ, जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा रिश्ता जायज़ है, तुम दोनों निकाह कर सकती हो। अगर मैं कुछ कहूँगी तो तुम सबको दुख होगा। मैं फुफ्फो की बात सुनकर नीचे वापस बैठ गई और कहा, मुझे किसी से नहीं मिलना बेटी। वो कोई शख्स आम आदमी नहीं है। मुझे का मस्जिद का इमाम है, हर साल नमाज पढ़ाता है, ईद की नमाज भी वही जमात करवाता है। मैं हैरत से उठ आंखें फाड़ रही थी, देखने लगी। मस्जिद का मौलवी ये बात कैसे कह सकता है कि फुफ्फो आप खुद होश करें। बस बेटी, तुम और हसना हाँ इनसे मिल लो, फिर तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। फिर चाहे तुम अपनी माँ की वसीयत पर कभी अमल ना करना। अपनी फुफ्फो की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई और तजस्सुस भी कि आंखें ऐसी, आखिर ऐसी क्या बात है जो मुझे मोहल्ले के मौलवी साहब बताएंगे, और सिर्फ ये राज इन्हीं के पास है। मैंने कहा, ठीक है, मैं हसन दोनों हम इमाम साहब के पास जाएंगे और इनको आपकी शिकायत भी लगाएंगे कि फुफ्फो ने अगले दिन हम दोनों को वहाँ जाने का कहा। अगला दिन जुमे का था। जुमे के दिन मौलवी साहब फारग थे। हम इनके हुजरे में चले गए। मौलवी साहब ने हमें पहचान लिया और बोले, तुम कुलसूम के बच्चे हो ना? तो बस आज जो बेटा मैं तुम्हें कोई ऐसी हकीकत बताऊंगा जिसे सुनकर तुम दोनों ही अपने रिश्ते की हकीकत को पहचान लोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ ने ये वसीयत क्यों की, लेकिन फिर भी ये वसीयत जायज़ है और तुम्हारी शादी कोई गुनाह का काम नहीं। पहले मेरी बात सुनो, इसके बाद तुम लोगों ने जो वसीयत फैसला करना हो कर लेना। मौलवी साहब ने ये बात शुरू की। देखो बेटी, इस वक्त की बात है जब तुम्हारी माँ की शादी नहीं हुई थी। कुलसूम एक अमीर घराने से तल्लुक़ रखती थी। ये घराना इतना अमीर था कि आज तक यहाँ किसी गरीब ने शायद इनके घर में बैठकर इनके बराबर खाना भी नहीं खाया होगा। पर कहते हैं कि इंसान के पास ज़िंदगी नहीं होती। कुलसूम काम से बच्चे को पसंद करने लगी। बच्चा इसीलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त वो एक तालिबा इल्म था और मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था। बस फिर क्या था, जब कुलसूम के बाप को इस बात की खबर मिली कि इसके बेटे एक मामूली से तालिबा इल्म के साथ इश्क कर बैठा, तो कुलसूम के बाप ने जल्द अज जल्द इसकी शादी की तैयारी करना शुरू कर दी। फिर शादी कैसी होती जब कुलसूम ही मान नहीं रही थी। पहले तो कुलसूम को मनाना था, इसके बाद ही शादी होनी थी, क्योंकि गांव में कुलसूम का बाप बहुत ज़्यादा अमीर होता जाता था। अपनी बेटी की मर्ज़ी के बगैर अगर वो कुछ करता तो लोग इससे ही जालिम और चाबी कहते। यूँ एक दिन वो अपनी बेटे के लिए लड़का पसंद करके अपने घर खुशी खुशी आया, तो इससे मालूम हुआ कि इसकी बेटी इस घर से जा चुकी है, मदरसे के तालिबा इल्म के साथ घर से भागी है जिससे वो मोहब्बत करती थी, और फिर इसे इश्क ने इसकी इज़्ज़त पर दाव लगा दिया। कुलसूम के बाप ने जब ये बात सुनी तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया। बोला कि मेरी औलाद कितनी जो जुर्रत है कि मुझे ये धोखा दे। अब तो मैं कुलसूम को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखेगी। बस फिर क्या था कि बेटा
अपनी बेटे का पीछा करता रहा, यहाँ तक कि इसको अपनी बेटी दूर दराज के गांव में एक आलम से घर में एक आदमी की बीवी के तौर पर मिली, और वो आदमी वही था जो मदरसे का तालिबा इल्म था। तुम्हारे बाप ने इस्तफाकियत के हद करते हुए इस शख्स को एक दिन अपने दोस्तों के साथ भेजकर नहर में गिरवा दिया। वो किस्सा हमेशा के लिए तमाम हो गया। फिर इसकी बेटी अमीर से थी, इसने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। वो अपनी बेटी को कलसूम को अपने घर ले आया। चूंकि वो लड़का कलसूम का खून था, इसीलिए वो इसे छोड़ भी नहीं सकते थे और इसका जान से मार भी नहीं सकते थे। बस फिर क्या होना था, कलसूम एक साल बाद अपने घर, इसके गोद में एक बेटा भी था। कलसूम बहुत परेशान थी क्योंकि इसका शौहर इस दुनिया से जा चुका था। अब कर्जों का बाप इसके सामने भी, अब कलसूम का बाप इसके सामने भी एक जालिम इंसान था। कलसूम का बाप अपनी बेटी की दूसरी शादी करना चाहता था। पहले वाली मंगनी टूट चुकी थी। अब कोई कमारा लड़का, आला खानदान अमीर घराने का लड़का एक ऐसी लड़की से शादी क्यों करता जो पहले घर से भाग कर गई हो, और इसका एक बच्चा भी था। बस फिर कलसूम के बाप ने अपने ख़ानदान के एक बीमार और 4 शख्स से अपनी बेटी की शादी कर दी, जिसके पहले ही एक बेटी थी। इसकी बीवी इसके जुल्म सितम की वजह से बच्ची की वलादत के दौरान ही मर गई थी, क्योंकि इसने अपनी बीवी को ना ही कुछ खिलाया, ना पिलाया, ना ही इसका ख्याल रखा था। कलसूम के बाप को ये बात मालूम होते हुए भी इसने अपनी बेटी की शादी कर दी। बेटी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे आदि ये वसीयत इसीलिए की हुई है कि दोनों को अपनी हकीकत का पता चल जाए। तुम इसकी हकीकी औलाद नहीं हो। इसका बेटा जो इससे बदकिरदार कहता रहा, भाई ये इसकी सकी औलाद थी। शौहर तो काफ़ी अरसे से बीमार था, सो वो चल पड़ा, लेकिन कलसूम को ये बात बताते बताते बहुत देर हो गई। शायद वो अपने पहले शौहर की बात अपने बेटे को नहीं बताना चाहती थी। बहुत सालों बाद मालूम हुआ कि पहला शौहर जिंदा है, वो मरा नहीं। इसको कलसूम के बाप ने नहर में फेंका। गर्चा मरा तो समझ लिया वो किसी दूसरी तरफ निकल गया था। पीछे इसकी बीवी के साथ क्या हुआ ये इस बेचारी को खुद भी मालूम नहीं हो सका। अब तुम्हारी माँ यानी कलसूम इसका पहला शौहर दोबारा एक होना चाहते थे, और आप बेचारे अपनी बरसों की बिछड़ी मोहब्बत आने से पहले ही कलसूम इस दुनिया से चली गई। और जाते जाते इतनी लंबी कहानी तो मैं सुनाने की बजाय तुमको एक वसीयत कर गए कि तुम दोनों बहन भाई आपस में शादी कर लेना। शायद वो मुख्तसर वक़्त में यही कह पाई थी कि जो कह गई इसका मकसद यही है कि तुम अपनी माँ का माफ़ कर दो, ज़िंदगी जैसे चाहो गुजारो। मौलवी साहब की बात सुनकर हैरान रह गई। हसन मेरा सक्का भाई नहीं बल्कि सतीला भाई भी नहीं था। हसन तो एक अलग माँ बाप, एक अलग माँ की औलाद था। मेरी माँ अलग थी, मेरा बाप भी अलग था। हमारे माँ बाप सिर्फ आपस में मियाँ बीवी थे। वो हमारी हकीकी वालिदा नहीं थे, बल्कि हसन की वालिदा ना ही मेरी वालिदा थी और ना ही इसके वालिद मेरे से कुछ लगते थे। ये मालूम होते ही हम दोनों में झिझक पैदा हो गई, मगर अब भी हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम दोनों अभी एक दूसरे को बहन भाई समझते हैं। आपके ख्याल में हम दोनों को क्या करना चाहिए? क्या मैं हसन से शादी करूँ? और ऐसे में अपनी माँ की वसीयत का क्या होगा? क्या वसीयत पर अमल करना ज़रूरी होता है, या फिर अगर वसीयत को छोड़ दिया जाए तो कोई गुनाह भी नहीं? प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।